अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सलाह हटके। आज जुमा है, आपकी कॉल्स ली जाएंगी, आपसे ही बात की जाएगी। नंबर्स मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ, 0213-233-0928 और 28 की जगह आप 29 और 30 भी डायल कर सकते हैं। और हमारे पहले कॉलर हैं कामरान अली साहब नवाबशाह से। अस्सलाम वालेकुम कामरान। वालेकुम अस्सलाम। सर, रोज़ाना जो है वो आटे के लिए हुसूल के लिए लोग जो है लाइनों में लग रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर उनको अपना खून देना पड़ रहा है आटे के लिए। और दूसरा ये है कि हक दो तहरीक के जो बानी हैं वो मौलाना हिदायतुर रहमान, वो बलूचिस्तान जो है उन हुकूमत के उसके अंदर हैं, कस्टडी में जी, तो उनको रिहा किया जाए। वो उनके मुतालबात जो है बिल्कुल सादा से हैं, वो हुकूक मांग रहे हैं और अवाम जो है बहुत ज़्यादा अजियत के अंदर है महंगाई की वजह से। शुक्रिया जी। बिल्कुल, दोनों बातें आपकी सही हैं। देखें, हकूक मांगना आपको पता है इससे ज़्यादा बड़ा जुर्म शायद नहीं है हमारे यहाँ, तो इसकी सज़ा तो फिर मिलती ही मिलती है, जो आप देख रहे हैं मिल रही है। मुबीन उल इस्लाम साहब हैं कराची से शायद। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम सलाम सर। सर, पहले आपसे माजरत, मैंने एक प्रोग्राम में कहा था कि मुबशिर जैदी साहब को बुला लें, बहुत दिन हो गए। हाँ। तो आपने शायद हेलो 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 जी 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 बोले सर। सॉरी, मेरा ख्याल आवाज़ नहीं आ रही जरा। नहीं, वो दो सेकंड के लिए आपकी आवाज़ कट गई थी। जी बोलें। अच्छा मुबशिर, मैंने आपसे माजरत कि मैंने एक 2-4 हफ्ते पहले आपसे कहा था कि मुबशिर भाई को बुला लें, बड़ी अरसा हो गया उर्दू सुने हुए। नहीं, फिर आवाज़ नहीं आ रही ब्रदर? नहीं आ रही है सर, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। आ रही है जरा सा? जी 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 लाउड एंड क्लियर सर, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। मैं बीच में बात नहीं करना चाह रहा। तो मैंने कहा था कि जी मुबशिर जैदी साहब को बुला लें, बहुत अरसा हो गया, अच्छी उर्दू सुने। आपने उसको कुछ बुरा माना? नहीं, बुरा नहीं माना, बुरा नहीं माना उसको, हम इंशाल्लाह। दूसरी बात ये थी कि पिछले पीर को जिस तरीके से वज़ारतुल्लाह खान ने तबसरा किया भरपूर सियासत के ऊपर, तो मुझे तो ऐसा लगा मैं डॉन नहीं देख रहा बल्कि बीबीसी का कोई प्रोग्राम देख रहा हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा तबसरा था। अच्छा, और कमाल का उन्होंने तबसरा किया पाकिस्तान की सियासी हालात के ऊपर, पीर को जो किया था। मैं उन तक आपकी बात पहुंचा दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और कोई बात सर? अच्छा। हेलो जी जी सुन रहा हूँ सर। अच्छा, आवाज आ रही है जरा? जी सर, आवाज आ रही है ना, बोले तो सही। अच्छा, मैं बोल ही रहा हूँ। दूसरी बात ये थी कि मैंने कहा कि बड़ा अच्छा तबसरा किया था। मैं बहुत सोचता था कि आप इतनी मेहनत करते हैं, इतना करते हैं, उसका फ़ायदा क्या है। लेकिन इत्तेफाक से एक किताब में पढ़ा कि अगर, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि बरतानिया की एक पहली लेडी एस्टर नामी खातून थी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट की पहली मेंबर थी जी। उन्होंने कहा जिंदगी में अहम खतरात वो लोग हैं जो सब कुछ या कुछ भी नहीं बदलना चाहते। तो जब आपका प्रोग्राम देखता हूँ तो इत्मीनान होता है कि माशरे में कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ बदलना चाहते हैं। आपको मेरी दुआ, अल्लाह आपको खुश रखे। बहुत मेहरबानी मुबीन साहब, अल्लाह आपको भी खुश रखे। बिलाल बशीर साहब हैं टोरंटो कनाडा से। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है? बिल्कुल खैरियत सर, आप सुनाएं। टोरंटो में किधर है सर आप? टोरंटो में हम हैं मिल्टन। ठीक है जी, मैं गया हूँ एक दफ़ा वहाँ पे। जी, पाकिस्तानी में गार्ड है। जी जी बिल्कुल। मैंने कहना था कि वो मिफ्ता इस्माइल साहब ने बताया था कि 36,000 बच्चे हर साल पाकिस्तान में अर्बन सेंटर के अंदर ओ लेवल्स करते हैं। तो अगर आप वो 36,000 मल्टीप्लाई बाय एक सब्जेक्ट करें तो हर सब्जेक्ट की फीस है 22,000 रुपया। तो हम इसको आप मल्टीप्लाई करें तो हम इतने पैसे इंजेक्ट करते हैं गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर। तो और जो बच्चे ओ लेवल्स के पेपर देते हैं उसके अंदर बाहर जाने के लिए आपको पाकिस्तान स्टडीज और उर्दू और इस्लामियात की ज़रूरत नहीं होती। तो हम 75 साल में अपना एजुकेशन सिस्टम क्यों नहीं सही कर पाए? आप अगर ये वाला इशू टेकअप करें, वैसे तो हमारे जो गवर्नर हैं बलीगुल रहमान और मेरे से बिलावल ने भी ओ लेवल किया होगा तो उनको भी एहसास होगा। तो जिस तरह मेरी वाइफ है उसने मैट्रिक उर्दू मीडियम में किया और साथ ही काफ़ी इस तरह के लोग हैं जो एसएससी के अंदर इंग्लिश मीडियम में ट्रांजिशन करते हैं, जो बहुत मुश्किल होता है। मुल्क तरक्की करता तो जुबान तरक्की करती है।
अब हम अपने इंडियन काउंटर पार्ट्स को देखते हैं तो उनकी जितनी भी रीजनल लैंग्वेजेस वो पढ़ते हैं, लेकिन उनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सारा इंग्लिश में है, उर्दू में नहीं है। तो हम लोगों के जो इस तरह बड़ा मुश्किल होता है एक फास्ट ट्रांजिशन फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश। तो इस एजुकेशन के ऊपर वैसे आप ज़रूर आवाज़ उठाइएगा, क्योंकि पिछली जो पीटीआई गवर्नमेंट थी इन्होंने सिंगल नेशनल करिकुलम बनाया जो कि कंप्लीट डिजास्टर था, जिसके अंदर बीकन हाउस के बच्चे भी उर्दू के अंदर पढ़ रहे हैं, मालूमातें आमा। तो हम लोग भी अपने रिज्यूमे के अंदर जब उर्दू लिखते हैं तो वो बायलिंगुअल नहीं कहलाती लैंग्वेज। उर्दू इज नॉट लाइक वी कैन नॉट बिकम बायलिंगुअल। तो अगर आप ये वाला इशू उठाएं ताकि हम कम से कम अगर ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज। अच्छा नहीं बिलाल साहब अगर मैं आपकी बात दुरुस्त समझ रहा हूँ, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना ही इंग्लिश चाहिए, आप ये कह रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, क्योंकि अब देखें हमारी जितनी भी पार्टीज हैं वो एशियन टाइगर की मिसाल देती हैं, जैसा नून लीग भी एशियन टाइगर की मिसाल देती है, और एशियन टाइगर सिंगापुर है, और वो है ताइवान है, साउथ कोरिया है, और पीटीआई भी इमरान खान भी एशियन टाइगर की मिसाल देते हैं। जो उन्होंने सिंगल नेशनल करिकुलम इंट्रोड्यूस किया था जब फॉल ऑफ काबुल हुआ था, तो इसमें उन्होंने कहा था कि हमने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। तो हालांकि उनकी खुद अचीवमेंट ये है कि वो इंग्लिश बगैर पर्ची के बोल लेते हैं। तो अगर आपने एशियन टाइगर बनना तो फिर आप एशियन टाइगर की को फॉलो भी करें ना। फिर आप सिंगापुर में भी तो ओ लेवल और ब्रिटिश काउंसिल मिलकर उन्होंने उनकी जो मिनिस्ट्री ने उसी सिस्टम को अपनाया ना, तो तब देखें वो एशियन टाइगर फिर ही बने हैं ना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डिफरेंट चीज़ों पे आप पढ़ के अमल करके एशियन टाइगर बनते हैं, बजाय के आप अर्तुगरुल गाजी और तसव्वुफ की तालीम हासिल करके बनते हैं। नहीं ठीक है बिलाल साहब, अभी ये एक बहुत लंबी डिबेट है, क्योंकि कुछ ये भी रिसर्च है कि कम अज़ कम कि इब्तिदाई तालीम कम अज़ कम मादरी ज़बान में होनी चाहिए, जो भी आपकी मादरी ज़बान हो, ताकि कॉन्सेप्ट समझ आए। दूसरी बात है कि मेरा नहीं ख्याल कि बहुत प्रैक्टिकल होगा। मैं एक आपको वजह भी बता सकता हूँ कि शायद इतनी आपके पास टीचर्स ही नहीं हैं जिनकी उस लेवल की महारत है अंग्रेज़ी में कि आप पूरे कौम को इस तरह सिखा सकें। तो अगेन मेरा ख्याल है कि जिस तरह हमारे 2-3-4 निज़ाम चल रहे हैं अभी के लिए, तो ऐसा ही चलेगा अनलेस एंड अनटिल कि आप पूरी जो आपके एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स को आप इस पॉइंट पर ले आएँ कि वो जिस भी ज़बान में हो, कम अज़ कम आपकी तरफ पहुँच रही हो, आपको समझ आ रही हो। लेकिन जितनी हमारी इन्वेस्टमेंट है तालीम में सालाना बजट में, वो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। तो जब तक आप उसको नहीं बढ़ाएंगे, और सिर्फ पैसे बढ़ाने से नहीं होगा, पैसे कहाँ खर्चने हैं, किस चीज़ के लिए खर्चने हैं, क्या हासिल करना है, तो ये पूरी प्लानिंग होती है। बदकिस्मती के साथ हमारे यहाँ मतलब यहाँ कहीं अच्छा काम हो रहा होता है, कहीं डब्बों में या किसी आइलैंड्स पर, लेकिन कभी हम कंसोलिडेट नहीं कर सकते इन चीज़ों को, पता नहीं क्यों। अच्छा जी, अगले कॉलर हैं नूर खान साहब क्वेटा से। अस्सलाम वालेकुम नूर साहब। सर मेरे 2 सवाल हैं। पहला सियासी सवाल है, वो कर लेता हूँ, फिर अगर टाइम था तो एक इकोनॉमी के बारे में है, वो भी अर्ज कर लेता हूँ। जी सर, मेरे ख्याल में जो ईसीपी ने, ये मेरा ओपिनियन है, शायद गलत हो, ईसीपी ने जो 8 अक्टूबर तक पोस्टपोन कर दिए हैं इलेक्शन को, हाँ। मेरे ख्याल में इसकी वजह वो नहीं है जो बताई जा रही है कि लॉ एंड ऑर्डर। ऑब्वियसली भी नो, नहीं वो तो नहीं है 2008 के इलेक्शन, या तो असल वजह यह है कि एक पार्टिकुलर लीडर को मकबूलियत तो बहुत हासिल है, लेकिन कबूलियत हासिल नहीं है। और ये कबूलियत मेरा दिन ब दिन कम होती जा रही है, और मेरे ख्याल में 3 साल कम ही होगी। तो क्या ईसीपी 3-4 साल बाद इलेक्शन कराना चाह रही है? एंड ऑब्वियसली ईसीपी विल फॉलो दी इंस्ट्रक्शंस ऑफ गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट। और इकोनॉमी के बारे में अगर आप इजाजत दें जी सर, व्हाट्स द आउटफॉल ऑफ बीइंग अ डिफॉल्टेड स्टेट? व्हाट इज द फॉलोआउट? व्हाट्स द फॉलोआउट? अच्छा, हमने उसको देखा श्रीलंका को, मगर समहाउ वो फिर अभी ट्रैक पे शायद आ रहा है जो खबरों में है। तो हम अगर डिफॉल्ट कर जाते हैं, जो कि मेरे ख्याल में हम कर रहे हैं, मुझे लग रहा कर रहे हैं। अच्छा, अल्लाह ना करे, लेकिन लग यही रहा है। अच्छा, एक तो नूर साहब, मैं तो आपको एक बताऊं कि आपकी ये मकबूलियत और कबूलियत वाली जो लाइन है ना यार, इसको मैं अपना रहा हूँ, ये बहुत अच्छी है। ठीक है, इसमें वज़न भी है, हमारे मज़ेदार लाइन है। बात मेरा ख्याल है आपकी दुरुस्त है, और मुझे तो ऐसे लग रहा है काश मैं गलत साबित हूँ,
लेकिन मुझे तो लग रहा है कि इस मकबूलियत के डर में शायद अक्टूबर में भी इलेक्शन ना कराएं, लेकिन फिर आप एक मतलब अभी भी आप मतलब तबाही की तरफ ही जा रहे हैं, लेकिन फिर तो पक्का होगा। दूसरी बात कि क्या डिफ़ॉल्ट के क्या असरात होंगे, इस पर मेरे पास इतना इल्म नहीं है कि मैं इसका पूरा जवाब आपको दे सकूं इस वक्त पर, लोगों से बात किए बगैर, थोड़ी रिसर्च किए बगैर। लेकिन मतलब वही अगर लॉजिक है कि जी एक दफ़ा बिल्कुल ही ज़मीन पर गिर जाएं तो फिर आप उठ सकते हो, तो ये भी गारंटी नहीं है ना कि हम उसके बाद उठेंगे या नहीं उठेंगे। और जो जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा कि जी आप पेट्रोल नहीं इंपोर्ट कर सकते, फिर आपके पावर प्लांट्स नहीं चलेंगे, तो मेरा ख्याल है कि बेहतर है कि इस चीज़ को अवॉइड ही किया जाए, क्योंकि अगर डिफ़ॉल्ट भी कर लिया और फिर भी आपने अपने आदतें नहीं बदली तो क्या होगा। लेकिन बात आपकी वो भी दुरुस्त है कि हम वैसे डिफ़ॉल्ट की तरफ ही जा रहे हैं, या शायद हम पहुंच ही गए हैं वहाँ पर, पता नहीं। कभी कभी मुश्किल होता है पता लगाना कि किस स्टेज पर हैं आप। सॉरी, अगले कॉलर का नाम अगर मुझे दोबारा। नासिर अहमद साहब हैं इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब। जी वालेकुम सलाम। जी सर। मैं आज नेशनल सेविंग के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। मैंने पहले भी एक दफ़ा कॉल की थी और नेशनल सेविंग पर ही बात की थी जी। मैं ये कह रहा हूँ कि नेशनल सेविंग के जो पॉपुलर सर्टिफिकेट्स हैं उसमें एक रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट है और एक बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट है। दोनों का जो इंटरेस्ट रेट है रिस्पेक्टिवली 12.6% और 13.9% है, जबकि गवर्नमेंट जो अनाउंस कर रही है इंटरेस्ट रेट वो 20% है जी। एक जमाने में ये जो नेशनल सेविंग्स है इनके इंटरेस्ट रेट फॉर द बेनिफिट ऑफ द जो पाकिस्तानी लोग हैं जो कि सेविंग करना चाहते हैं उनके इंटरेस्ट के लिए इनमें थोड़े से ज्यादा होते थे बैंक रेट, ताकि लोग इनकरेज हों और सेविंग सेंटर जाएं। हालांकि सेविंग सेंटर की अपनी एफिशिएंसी इतनी अच्छी नहीं है, वहां पे जाने में थोड़ा सा आम बैंक की निस्बत ज्यादा टाइम लगता है, थोड़ी ज्यादा पेन लेनी पड़ती है। जी जी। लेकिन डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस पेन इनका इंटरेस्ट रेट बढ़ ही नहीं रहा। हाँ, का इंटरेस्ट रेट है, जबकि बैंक का रेट 12 के करीब होता था, तब से ये इंटरेस्ट रेट चल रहा है, तब से ये बढ़ा ही नहीं। तो व्हाई वन शुड इन्वेस्ट इन नेशनल सेविंग? सवाल तो बनता है नासिर साहब, और मेरा ख्याल है कि बिल्कुल इनफैक्ट एक अजीब बात है कि मेरी बात भी हो रही थी किसी साहब से जो नेशनल सेविंग सेंटर में ही होते हैं, और वो भी कह रहे थे कि जी इस तरह तो पर बड़ा मुश्किल है हमारे लिए, कि वही जैसे आपकी बात के नॉर्मल आपने इंटरेस्ट रेट 21% तक पहुंचा दिया और यहाँ पर आपने वो रिफ्लेक्ट नहीं किया। वो शायद रिफ्लेक्ट हो भी ना नासिर साहब, क्योंकि आपको पता है कि हुकूमत के पास तो पैसे ही नहीं है ना, तो शायद शायद बेहतर हो कि बंदा फिर किसी फिक्स्ड इनकम डिपॉजिट या ऐसी कोई चीज़ में अपने पैसे डाले, शायद यहाँ ही जाना होगा। एनीवे, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद कॉल्स का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक। हमारे अगले कॉलर हैं सलीम कुरैशी कराची से। अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आप ये बताइए कि जो पिछला एक दौर इमरान खान का गुजरा है उसमें कोई नई ऐसी धमाका खेल महंगाई नहीं थी, लेकिन हम महंगाई रोते रहते हैं। ये जो लोग आ गए हैं, क्या ये हमारे लिए कुछ ऐसी कोई रास्ता है कि आवाम को कोई रिलीफ मिले? यह तस्वुर नहीं है नहीं कि शहरी में अंडा खा सके आम आदमी। नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए इस हुकूमत के खिलाफ? गलियों में निकल खड़े हो पूरा कराची। यार लग तो कुछ ऐसे ही रहा है सर। मतलब क्या ये जो एमक्यूएम को जोड़ा जा रहा है लाशें वाशें उठाने होते ये वो, तो क्या हम उनके साथ शरीक हो जाएं? चले भाई चलो कुछ न कुछ करेंगे। ये सर उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। मैं ये आपको नहीं कह सकता कि आप उनके साथ खड़े हो या किसी के साथ खड़े हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि मौजूदा जो सेटअप है उससे ज़्यादा उम्मीद रखना नहीं चाहिए किसी को। मेरा ख्याल है कि इनकी कारकर्दगी भी आपके सामने, और माना कि कुछ बाहर के फैक्टर भी आते हैं इसके अंदर, कुछ माजी के फैक्टर भी आते हैं इसके अंदर, लेकिन आपने भी जो किया है जब से डार साहब को मुसल्लत किया है हमारे पर, तो कोई ज़्यादा तसल्ली बख्श सूरत हाल तो नहीं है सलीम साहब। चलिए, मोहम्मद सलीम हैं हमारे साथ रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम सलाम। ज़रार खोर साहब क्या हाल है? बिल्कुल खैरियत सर, आप सुनाएं। सर जी बस बड़ी मेहरबानी सर आपकी। बस एक ही चैनल मिला हुआ पूरे पाकिस्तान में मुझे 2018 से, जहाँ हमें 40 कार्य कर चुका हूँ रिव्यू पिटीशन के हवाले से। नेशनल बैंक की रिव्यू पिटीशन जो 64 महीने से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है। और मैं ये बताऊं कि सर ये हमारे से जुल्म हुआ था 99 में हमारी पेंशन के फार्मूले को 70% से कम करके 33% कर दिया गया था। उस वक्त वजीर खजाना थे इसहाक डार साहब, नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट थे मोहम्मद मियां सुमरो, और वजीर कानून थे खालिद अनवर साहब जो आज नेशनल बैंक के वकील हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में सर इन 10 रिव्यू पिटीशन की 10 हेयरिंग हो चुकी हैं, 10 हेयरिंग हो चुकी है। उनमें से एक दफा वो आए और उसके बाद वो केस हमारा पेंडिंग चला आ रहा है। अब आप मुझे बताइए सर इसके अलावा कोई जगह है? कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, किसके आगे रोएं? हमारी बेवा की 4,500 पेंशन है। मैं नेशनल बैंक का असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, 10,731 मेरी पेंशन है। 13 साल में हमारी एक दफा इंक्रीज हुई है पेंशन। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 25 सितंबर 2017 को आ चुका है। 24 अक्टूबर 2017 से रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। बताएं मुझे किसके पास जाएं? 6 चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिटायर हो चुके हैं और मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये भी रिटायर हो जाएंगे सितंबर में। आप मुझे बताएं कि सर किसके पास जाएं? कौन है हमारी आवाज सुनेगा? सर लोग मर रहे। 10,731 रुपए असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट। रेलवे का एक क्लर्क है उसकी 40,000 पेंशन है। बाबदा के एक क्लर्क है उसकी 40,000 पेंशन है। किसके पास जाए सर? मुझे बताएं सर आप। हमारी बेवाई 4,500 रुपए हमारा पेंशन दे रही है, कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं सुन रहा। दोनों हुकूमतें, जिस हुकूमत को मैंने सारी जिंदगी वोट दिया उसी की हुकूमत है सर। और पीपल्स पार्टी जो चैंपियन बनती है उसके 2 से 2010 से सालाना इंक्रीमेंट रुकी हुई है। शेख कैसर साहब में मुस्लिम लीग के जो अब स्टैंडिंग में अब ये नेशनल अब ये प्रेसिडेंट के प्राइम मिनिस्टर के ये वो एडवाइजर लगे हुए, वो बेचारे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है उनकी भी नहीं सुनी जा रही है। वो मुझे मैसेज उन्होंने भेजा 5 मार्च को उन्होंने मैसेज भेजा कि सलीम साहब मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट दिलवाऊंगा, लेकिन सर कुछ नजर नहीं आ रहा। अभी मैं आपको एक मिनट में आपका और लूंगा सर। अभी 2 महीने पहले मेरे दोस्त वफाकी मोहसिब के ऑफिस में चले गए और उन्होंने वहाँ जब वफाकी मोहसिब से मुलाकात की, और हालांकि वो उनके हमारे ये उनके परव्यू में नहीं आता अदालत का मामला, ये वो वहाँ चले गए और वफाकी मोहसिब साहब से किसी तरीके से मुलाकात कर ली और नेशनल बैंक के पेंशन का जिक्र किया। तो उन्होंने वफाकी मोहसिब ने कहा ये हमारे परव्यू में नहीं आता। लेकिन आप ये मुझे बताएं कि नेशनल बैंक का वकील कौन है? उन्होंने कहा कि खालिद अनवर। उन्होंने अपने सर पर हाथ मारा। बस सर मैं आगे आपको कुछ नहीं बता सकता। ये आपके हाथ में ज़रार खोरो साहब, आप हमारी मदद कर दीजिए, हमें इस अज़ाब से निकालिए। मेरी 74 साल उम्र हो रही है, बुरी हालत है हम लोगों की। हमारी जिंदगी का एक मिनट भी कीमती है। अब आप भी कुछ ख्याल करिए, कुछ खुदा के वास्ते चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कीजिए, ये रिव्यू पिटीशन की डेट लगा दे, मेरिट पर फैसला कर दे। हम आपसे कोई खैरात कोई ज़कात कुछ नहीं मांग रहे सर, कुछ नहीं मांग रहे सर आपसे। सलीम साहब, काश मेरे पास कोई जवाब होता जो मैं आपको दे सकता। 5 सालों से मुझे पता है कि आप यहाँ कॉल कर रहे हैं और मसला हल तो दूर की बात है और भी बुराई की तरफ ही जा रहे हैं सारी चीज़ें। हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से अपील ही कर सकते हैं कि जी एक रिव्यू पिटिशन की बात है। रिव्यू पिटिशन काफ़ी मामूली सी चीज़ होती है, अगर वो ही सुन लें तो कम से कम अगर हक में फ़ैसला भी नहीं देना या जो भी करना है तो कम से कम इनको कोई एक सिमत में कोई डायरेक्शन तो नज़र आ जाएगी ना, कि या तो फिर बस हम हाथ पैर छोड़ के घर पे बैठे। क्योंकि ये जो उम्मीद में जो बंदा ज़हरा होता है ना और फिर वो कभी मौका आता ही नहीं है ना, ये जानलेवा होती है। काश इससे ज़्यादा हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं। एक वक्फा लेते हैं और फिर मज़ीद कॉल्स लेते हैं। वेलकम बैक जी। अगले कॉलर हैं अली रज़ा साहब मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम रज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, मैं नेशनल बैंक से बात कर रहा हूँ मुल्तान से। जी जी, मैं असल में मैंने तो किसी और काम की वजह फोन किया था, मतलब शामिल होने के लिए जी। आप मीडिया के थ्रू आवाम से अपील करें, लोगों ने जो डॉलर लेके रखे हुए घरों में बहुत ज्यादा, तो मीडिया कंपेन चलाए कि डॉलर बैंक को दें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को स्टेट बैंक काउंटर बनाए अपने पास, ताकि जो आवाम के पास डॉलर है वो डिपॉजिट करवा सकें।
अच्छा, मतलब मैं आपको थोड़ी सी बताऊं कि पिछले साल की बात है कि मार्केट में लेने गया तो 180 रुपए का डॉलर था, तो लोग 280 रुपए का खरीदने के लिए बाजार में फिर रहे थे। ठीक है। इस पे जरा मीडिया कैंपेन चलाए कि लोग जो डॉलर अपने पास रखने की बजाय जमा करवाएं, ताकि जो मुल्क की क्राइसिस है। नहीं तो आपका क्या ख्याल है, लोगों के पास कितने डॉलर पड़े हुए हैं? मतलब मैं 10-15 अरब हो सकते हैं लोग, अगर चाहे मुल्क की मफाद में, अगर मुहिब वतन बने, लोग आ जाएं, जमा करवाना शुरू कर दें, मेरे 15 से 20 अरब डॉलर निकल आएंगे लोगों के। 15 से 20 अरब डॉलर? जी, पाकिस्तान में। तो आपका ये मतलब आप क्या कह रहे हैं कि लोगों ने मतलब बोरियों में रखे हुए हैं घरों में? मैं कहता हूँ, मैं अपने बैंक में देखता हूँ, मेरे पास बैंक में पीएन है, तो उसने भी मतलब 2000 डॉलर रखे हुए हैं। अच्छा। गरीब आदमी ने, भाई ये मुनाफा कमाऊंगा, दूसरे ने रखे हुए हैं, तीसरे। अब देखें जो बड़े लोग हैं उनके पास कितने होंगे। हाँ ये तो है। चले ठीक है जी, इस पर गौर किया जा सकता है, बिल्कुल, क्यों नहीं। अगले कॉलर है मोहम्मद जैन कराची से। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद साहब, जैन साहब। वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? बिल्कुल खैरियत सर, आप सुनाएं। आपका प्रोग्राम माशाल्लाह से मैं तकरीबन 8 साल से तो फॉलो कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया सर। हाँ, और जब जैदी साहब होते थे तब से फॉलो कर रहा हूँ, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा आप लोगों का पैनल होता था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जो इलेक्टेबल्स की जो आजकल जो सियासत है, ना कि इसको तर्क करें, इन लोगों को मतलब हम कब तक आजमाते ही रहेंगे। 270 या कुछ समथिंग 300 लोग होते हैं शायद असेंबली में, सेनेट में, MP, MNA, वो जो सब जितने भी लोग होते हैं, क्या पूरे पाकिस्तान में 22 करोड़ लोगों में 500 लोग भी नहीं है हमारे पास जो हम मतलब अच्छी सियासत कर सकें इस पाकिस्तान। मतलब इतने अच्छे मास्टर्स और MBA क्वालिफाइड और CA करे हुए लड़के जो हैं वो माशाल्लाह से यहाँ ऐसे घूम रहे हैं, और हम इन चोर उचक्कों और जो जाहिल तबका है इनमें से जो लोग आ जाते हैं आगे, जो भी इलेक्टेबल्स जो मतलब आपको पता ही है वो कैसे आते हैं इलाकों से, वोट छीन कर जीत के या बाकायदा छीनते ही हैं, वो सबको पता है। तो कब तक ये मतलब चलता रहेगा और लोग देखते रहेंगे? नहीं तो क्या आपके पास क्या आइडिया है, क्या किया जाए? आइडियाज तो बहुत सारे हैं। आइडियाज में ये है कि भाई अगर आप एक UC में कितने पढ़े लिखे लोग रहते हैं, उनमें से क्या जरूरी है कि इलेक्शन ही कराए जाए? हम उनको ऐसे भी तो ला सकते हैं आगे। कौन लाएगा? कौन लाएगा? हम क्योंकि पता है सारा, पता है सलमान साहब, सॉरी जैन साहब, मसला पता है क्या है? मसला हमेशा यही रहा है कि सिलेक्ट कौन करेगा। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? इनको खड़े ही नहीं होने दिया जाएगा। क्या मतलब? मतलब सेलेक्ट आवाम नहीं करना है। अगर हर बार यही आवाम कैसे सिलेक्ट करेगी? आवाम ऐसे सिलेक्ट करेगी कि जो उन चीज़ों पे पूरा उतरता होगा, जिसके पास कोई एसेट्स नहीं होंगे या कोई एक नॉर्मल एक आम आदमी होगा जो मतलब इन चीज़ों पे कभी गौर ही नहीं करेगा। उसने तो मसाइल देखे हुए होंगे, कचरे के, पानी के, सेवरेज के, इन्होंने तो कभी मसाइल देखे ही नहीं है। ये तो आते हैं सिर्फ अपनी गाड़ी में आते हैं और नहीं वो तो सही है, लेकिन फिर भी घूम फिर के होगी तो इलेक्शन ना होंगे। कम से कम ये लोग तो नहीं आएंगे। नहीं, कोई गारंटी नहीं है इस बात की। क्योंकि देखिए, हाँ जी, मतलब रिसोर्स और ये जो मतलब आजकल जो सारी चीजें चल रही हैं कि सब चोर हैं, वाकई सब चोर हैं। तो उसी लिहाज से ऐसे लोगों को अब आना चाहिए जो कि मतलब पढ़े लिखे हों, क्योंकि हम जाहिलों को बहुत आजमा चुके हैं, बहुत अरसे से आजमा रहे हैं। 35 साल 36 साल की हमारी एज हो गई है, उससे लोग और से मजीद पहले से आजमा रहे हैं। तो आज 70-75 साल का जो पाकिस्तान हो चुका है, क्या उसको 175 साल पे ऐसे ही लेके जाएंगे? तो ट्रेंड चेंज करें, ना कि इलेक्टेबल्स को इधर से निकले फिर दूसरी पार्टी में चला जाए, फिर तीसरी पार्टी में चला जाए और उसको लोग फिर आगे लाके खड़ा कर देते हैं, फिर वो इलेक्शन जीत के हम पे दोबारा आ जाता है। आज से लेके 10 साल पहले के 14,000 के जो हमारे रिसोर्सेज थे वो आज बढ़ के शायद 31 या 35,000 पे चले गए। तो उनको कौन लेके गया? उनका भी तो एहतसाब हो। ऐसे ही हम गरीब होते जा रहे हैं। हम तो नहीं ले रहे ना वो कर्जा तो वो इलेक्टेबल्स ले रहे हैं। चलें, ये फिर एक अलग डिबेट है। जहाँ तक आपकी बात है तो यार आइडिया अच्छा है, लेकिन सारा मसला होता है कि इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए ना। अभी वही कि कौन सेलेक्ट करेगा, कैसे सेलेक्ट होगा, आवाम सेलेक्ट करेंगे तो फिर दोबारा इलेक्शन ही होगी ना, तो और कोई चीज़ बनती नहीं है ना फिर इसमें। जैन साहब, मोहम्मद सलमान है कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो जी सर, आवाज़ आ रही है? जी आ रही है सर, फरमाइए। खैरियत से हैं आप? बस सर गुजर रही है, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपका प्रोग्राम का इतना कोई पुराना नहीं हूँ, आपका व्यूअर,
लेकिन माशाल्लाह कुछ दिनों से देख रहा हूँ तो काफी इम्प्रेस हुआ हूँ माशाल्लाह। आपका फॉर्मेट हटके है जरा, और नाम भी जरा हटके। अच्छा, तो बात यानी ये चल रही है कि मुल्क में जो हम लोग कह रहे हैं कि डिफॉल्ट हो गया, मईशत हमारी खराब हो गई है, तो उसके लिए अगर आप पिछली गवर्नमेंट देखें, मैं वैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, लेकिन आप पिछली गवर्नमेंट देखें तो भी उन्होंने कोई रिफॉर्म्स नहीं लेकर आए। इमरान साहब की गवर्नमेंट थी, वो भी जो है ना सियासी जो है ना वो उस पे उन्होंने जो है ना कहा कि भाई ये इन्होंने किया। जी बिल्कुल, वही पुरानी कहानी चलती रहती है। जी 22 करोड़ जो हमारी आवाम है, उनके टैक्स को ब्रॉडन करने के लिए किसी ने आज तक कुछ किया नहीं। यार अब दुखती रग पर आपने हाथ डाल दिया। आप देखें, यानी मैं बिजनेस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। एक पान वाला, ऐसे आप कराची में अगर रहते हैं तो बड़े बड़े पान वाले हैं जो दिन के जो है ना, मेरे ख्याल से मेरे सामने ही जो है ना वो 3-4 लाख रुपए कमाते हैं और उन्होंने कोई 1 रुपए का नहीं देना। इसी तरीके से आप पूरे सदर की मार्केट है, मोबाइल मार्केट हो गई, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट हो गई, अगर आप इनको बावर कराएं प्यार से कि भाई आपने जिनसे भी खरीदारी की है आप उनसे जो है एक इनवॉइस ले लें परचेज की, और आप उनको जो है ना परचेज की इनवॉइस का पाबंद बनाए, तो जो आदमी उनको सेल कर रहा है वो भी उनको इनवॉइस इशू करे, यानी जो सेल की इनवॉइस है। सलमान साहब सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मेरा ख्याल है कि अगर मुझे दुरुस्त याद है तो शब्बर जैदी साहब ने यही करने की कोशिश की थी शायद। यही है सर, अगर हमारे पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि कोई भी चीज ऐसी करने की कोशिश की जाती है ना, तो अब जैसे बैंक को लिंक करने की कोशिश की गई थी FBR से सिस्टम से, तो उसको जो ना बैंक वालों ने ऑपोजिशन शुरू कर दी कि अगर आप ये करेंगे तो हमारे बैंक्स बंद हो जाएंगे। यानी अच्छा वो यही तो है ना यार बॉस सलमान साहब, यही तो मसला है ना यार कि आप किसी चीज को हाथ लगाओ तो 1000 मतलब पावरफुल लोग आके आपके सर के ऊपर बैठ जाते हैं। तो बिल्कुल मतलब जो आपकी बात है मैं उससे 100% इत्तेफाक करता हूँ यार। आपको टैक्स नेट बढ़ानी है, मैं तो कहता हूँ कि ये जो सारे जो आप घूमे यार, कराची में आप घूमे, आप फेज 8 में घूमे, तो अरबों रुपए के सिर्फ प्लॉट ही पड़े हुए हैं ना, लोगों ने खरीदे हुए हैं वही पैसे कमाने के लिए। उनको पता कि यार हमारे यहाँ पैसे सेफ है, लेकिन इसको भी तो टैक्स करना चाहिए। और 1000 चीज़ें हैं, एग्रीकल्चरल इनकम है, लेकिन हमने क्या करना है, हमने लगानी है GST, हमने GST पे लगानी है, हमने सेल्स टैक्स लगानी है, जो कि आसान हल है। जहाँ तक मुझे याद है तो मुशर्रफ ने अपने दौर में भी कोशिश की थी कि ताजरों को थोड़ा सा टैक्स नेट में लाया जाए, और वो नहीं कर सका। आप सोचें, फौजी आमिर, उसको तो किसी मतलब सियासी पार्टी को जवाब नहीं देना, उसने तो किसी मतलब उसको ये तो नहीं फिक्र ना कि यार अभी मेरे इलेक्शन में ये लोग मुझे वोट नहीं डालेंगे। यार आपके पास तो खुली छूट थी आपके पास, वो नहीं कर सका। तो अब मैं मतलब आपको नाउम्मीद नहीं करना चाह रहा, लेकिन बात तो है नाउम्मीदी की ना सर, कि जिस पर भी आप हाथ डालें तो उसके पीछे एक इतनी पावरफुल लॉबी होती है कि वो आ जाती है। जैसे आप देखेंगे कि एमनेस्टीज दी जाती हैं तो कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट को ही दी जाती हैं, क्योंकि शायद ये आपके मुल्क के सबसे पावरफुल फोर्स है। और मेरा ख्याल है कि आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये मसले हैं, और लेकिन जब तक आप इन पर नहीं हाथ डालोगे, जब तक आप इन सारी चीज़ों को नहीं हल करेंगे तो कुछ नहीं होगा। फिर हम यही कह सकते हैं कि चले वक्फा ले लें। वेलकम बैक। हमारे अगली कॉलर हैं रिजवाना बानो साहिबा कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी जनाब, मुझे एक यहाँ के सियासतदानों से ये बात पूछनी है कि अभी जो इलेक्शन हो रहा है, हम लोग इतने ख़राब हालात में भी इलेक्शन के लिए पैसा निकाल रहे हैं और ये कर रहे हैं, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि अगर एक पार्टी जीतेगी तो वो दूसरी पार्टी को मान लेगी कि हाँ भाई ये इलेक्शन फेयर था और हम जीत गए, और वो भी मान लेंगे कि हाँ भाई हम हार गए और ये जीत गए, अब ये अपनी हुकूमत बनाएं और करें। ये इसको कहते हैं $1 मिलियन क्वेश्चन रिजवाना साहिबा। अच्छा, पहले तो मुझे नहीं लग रहा कि इस वक्त इलेक्शन हो रही है, और इनफैक्ट मुझे क्या लग रहा है, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने कम से कम पंजाब के इलेक्शन जो सूबाई इंतखाबात हैं उसके बारे में तो कहा है कि जी वो तो नहीं होंगी, वो अक्टूबर में होंगी। मेरे ख्याल है कि खैबर पख्तूनख्वा से भी कुछ ऐसी ही खबर मिलेगी। इस वक्त तो ये भी गारंटी नहीं है कि अक्टूबर में भी होंगे या नहीं होंगे, लेकिन जहाँ तक आपका सवाल है कि हाँ, अब ये एक बहुत अहम सवाल है। अगर होते भी हैं तो सब, जो भी जीतेगा वो, जो भी माफ़ कीजिए, जो भी हारेगा वो कहेगा कि जी मेरे साथ तो धांधली हुई है, आपने चीटिंग की है वगैरह वगैरह। इसीलिए अब मैं जानता हूँ कि एक बात कोई नहीं मानने के लिए तैयार, और किसी को अच्छी भी नहीं लगेगी और बड़ी आइडियलिस्टिक बात है, लेकिन इसलिए अहम है कि यार एक दफ़ा बैठ के बात कर लो
कि यार अगर इलेक्शन हो रही हैं तो फिर हम कम से कम एक पॉइंट का एजेंडा तो साइन करें ना कि इसको किस तरह करना है और क्या गारंटीज़ और क्या सेफगार्ड्स आपने देनी है। लेकिन इस वक्त जाहिर है कि ये एक नामुमकिन बात है। लेकिन आपकी बात बजा है और मैं एग्री करता हूँ कि बिल्कुल एक क्राइसिस ख़त्म होगा, 2-3 नए क्राइसिस पैदा हो जाएंगे, छोटे नन्हे क्राइसिस। ऐसे ही चलता रहेगा, क्या कर सकते हैं हम। मोहम्मद शफीक साहब हैं कोट अड्डू से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान मेरा और आप सबका घर है और ये ऐसे मुमकिन नहीं है कि आप 10 रुपए आपकी आमदनी हो और आप 100 रुपए रोजाना खर्च करते रहें। बिल्कुल। पहले तो ये 90-100 आदमियों की जो काबीना बनाई है इसको खत्म करके 12-13 अफराद पर लेके आए सर। तमाम लोगों की सदर से लेके नीचे तक तमाम लोगों की जो फैसिलिटीज हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उन सबको खत्म करें। इसके बाद जो है जो लोग बाहर से आए हैं, जब जो लोग बाहर से आके सिर्फ हुकूमत करने के लिए हमारे सरों पर सवार होते हैं, उनसे कहें ना कि आज मेरा घर मुश्किल में, अपने डॉलर सब पाकिस्तान लेके आए इसको बचाने के लिए। सही। इसके अलावा इलेक्शन जो होने हैं जब भी हो उसमें पार्टियां इलेक्शन लड़े, अफराद न लड़े। हाँ, मुतनासिब नुमाइंदगी पर इलेक्शन करवाए जाएं। अच्छा। ये मेरी तजवीज़ है। ये हमारा घर है, खुदा के लिए इसको बचा लें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम सर, बिल्कुल सही। मुबीन अहमद साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम मुबीन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है आपका? खैरियत? बस खैरियत सर, आप सुनाएं। सर बड़ी मुश्किल से नंबर लगा आपका। जी जी, लेकिन लग गया। हाँ जी, लग गया। हाँ शुक्र है। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत में आटे में रिलीफ दिया है सर जी, ये सर ये क्या कोई ड्रामा इन्होंने किया हुआ है सर? आटे की बात कर रहे हैं या पेट्रोल की बात कर रहे हैं? किस चीज की बात? आटे की सर। अच्छा पेट्रोल को तो छोड़ें। जी जी बताएं। सर मैं आज यूटिलिटी स्टोर पे खड़ा हुआ था, 1 घंटे के बाद नंबर आया तो पता लगा जी आटा खत्म हो गया। बहुत खूब, ठीक है सर। कितनी देर लाइन में लगे थे आप? सर 1 घंटा लगा एक जगह पे, 1 घंटा लगा दूसरी जगह पे और कहीं से कुछ नहीं मिला? नहीं मिला सर। बहुत मजबूरन मैंने 805 किलो आटा खरीदा। इससे पहले जो सिंध हुकूमत थी सर, उसने ये ट्रक जगह जगह खड़े किए हुए थे। वो बड़ा अच्छा सिस्टम था कि कहीं से भी बंदा खरीद सकता है उसको। सर मेरा ये गुजारिश है कि ड्रामेबाजियां बंद करें, ये मुल्क को चलने दें। हमारा बहुत बुरा हाल है सर। आप यकीन करें कि 800 रुपए का आटा 5 किलो लेना 1 दिन में खत्म होता है सर जी। जिसकी बड़ी फैमिली है, 2 मेरे घर में 3 दिन में खत्म होता है यार जी। अब मुझे ये बताएं कि मेरी इतनी तो इनकम है नहीं, तो ये ड्रामेबाजी इनको कहीं खत्म करें। अगर यूटिलिटी स्टोर पे आटा देना है तो एक पे कम से कम 10,000 बोरी तो दें। हाँ सप्लाई तो दो ना, सप्लाई तो दो। इतनी दें कि सर हाँ, हजार बोरी में तो कुछ नहीं होने वाला। आदमी खड़ा हुआ है और आटे की सप्लाई है 10 बोरी 100 बोरी की। सर मैं आपको कुछ मजीद बुरी खबरें सुना सकता हूँ अगर आप सुनना चाहें। तो वो ये है कि अभी जो बारिशें चल रही है ना ये पंजाब में ख़ास तौर पर, तो लग रहा है कि इस वक्त भी जो फसल खड़ी है वो भी मुतासर हो सकती है। इस वक्त आपको पता है कि किल्लत है, जो पिछले साल सैलाब भी आए थे, तो काफ़ी महीनों से सब यही बात कर रहे थे कि गंदम की फसल पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो अगर ये साल मुश्किल है तो मुझे तो लगता है कि अगला साल इससे भी ज़्यादा शायद मुश्किल हो। मेरे मुंह में खाक। अगले कॉलर हैं हारून शफीक साहब। कहाँ से? लाहौर से। हारून शफीक साहब लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम हारून साहब। सर वालेकुम सलाम। अच्छा सर मेरा ना क्वेश्चन छोटा ही है लेकिन ये 2 हिस्सों पे होगा, काइंडली जरूर इसका जवाब दीजिएगा। कोशिश करूंगा सर। पहली जी आपकी मेहरबानी। पहले तो शुक्रिया कि मेरी कॉल कनेक्ट हो गई। मेरी बात ये है कि देखें अब सुप्रीम कोर्ट ने जब डिसीजन दे दिया था कि ये पंजाब में इलेक्शन होंगे और KPK में, मैं किसी के अगेंस्ट या फेवर में बात नहीं करना चाह रहा। मेरी ये गुजारिश है, क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ अदारों को खड़ा नहीं होना चाहिए था? क्या यहाँ पे अब अदारे किस साइड पे होंगे? सुप्रीम कोर्ट इज द सुप्रीम पावर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, आइन के मुहाफिज। अदारों को सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के साथ खड़ा होना चाहिए या नहीं? दूसरा मेरा क्वेश्चन जो इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या सर ये ज्यादा बेहतर नहीं था कि फ्री आटा देने की बजाय
जो 650 का थैला था उस पे सब्सिडी मजीद दे दी जाती और पूरे पाकिस्तान में उसको कोई 300 या 400 रुपए में दिया जाता, सारे बाइज्जत तौर पे लिए जाते। आपने एक तरफ से फ्री आटा दे दिया, दूसरी तरफ से उधर से 510 रुपए कीमत बढ़ा के 10 किलो का थैला 1160 रुपए का कर दिया। क्या ये ऐसा नहीं था कि इस पे सब्सिडी दे के आप 650 वाले को 350 या 400 पे दे देते, बाइज्जत तौर पे लोग आते, ना मारे खाते, ना हार्ट अटैक होते और ना किसी का इससे नफ्स जो है ना मजरू होता। काइंडली इन दोनों बातों पे थोड़ी सी अपनी राय। अच्छा, पहला सवाल थोड़ा सा दोबारा दोहरा देंगे? पहला सवाल आपका क्या था? सर मेरी ये गुजारिश है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब डिसीजन अच्छा कि क्या इदारों को खड़ा, देखिए असूलन तो खड़ा होना चाहिए था, लेकिन इसमें जो बड़ी एक मज़ेदार बात ये है कि अगर आप पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलीज डिज़ोल्व होने के पहले के बयानात देखें तो वो सब ये हैं कि अगर करना है तो कर लो, हम इलेक्शन करवा लेंगे। अब एक दफ़ा हो गया है तो हम कह रहे हैं कि नहीं यार अब तो हम इलेक्शन करा नहीं सकते। अच्छा, अब ये जो बातें हैं ना कि यार सिक्योरिटी का मसला है, पैसे नहीं है, या सिक्योरिटी का मसला 2008 में भी था, 2013 में इससे ज़्यादा था, वहाँ पर भी उसका आपकी कोई माशी हालत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इलेक्शंस फिर भी हुए। एक बार फिर अगर आप ये भी करना चाह रहे हैं कि ठीक है यार मतलब हमारे से नहीं हो सकता, आपने 7 इलेक्शंस करानी है अक्टूबर में, तो इसका भी एक तरीका तो आप निकाल सकते थे अगर नीयत साफ़ होती। लेकिन यहाँ पर मसला है मेरी नज़र में कि नीयत साफ़ नहीं है, आप नहीं कराना चाह रहे, तो फिर तो कोई भी बहाना बना लेंगे ना। अच्छा, जहाँ तक ये सब्सिडी की बात है तो बिल्कुल इस पर गौर किया जा सकता है। मैं सब्सिडीज़ की मैथमेटिक्स और मैकेनिक्स पर मैं नहीं इतना कमेंट कर सकता क्योंकि इतना इल्म नहीं है मुझे, लेकिन कुछ लोगों से बात करके हम कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही जी, अगले हफ्ते मिलेंगे इंशाअल्लाह। खुदा हाफ़िज़।